जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। चलिए, जैसा मैं आपको बताया था मॉडल पेपर का सारा आंसर मिलेगा आपको। तो ये हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ, हिस्ट्री का शॉर्ट करवा चुका हूँ। आज मैं आपको लॉन्ग आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिलने वाला है। तो कुछ करना नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें। यह आपके पास मॉडल पेपर होगा, उसमें देखिएगा 47 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर नहीं है मॉडल पेपर तो मेरे ही चैनल पे जाइए, वहाँ आपको बताया गया है कि कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड करना है और वहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि भूमिका लिखना है। भारत में भक्ति आंदोलन एक महान धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन था, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं 8वीं शताब्दी में अलवार और नैनार संतों से हुई और बाद में यह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस आंदोलन का मुख्य संदेश था, अब क्या मुख्य संदेश था इसको पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं और इसको आप नोट डाउन भी कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर की भक्ति, प्रेम और समर्पण से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसने समाज में व्यापक जातिवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, धार्मिक भेदभाव विरोध किया और भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति के लगभग सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया। दूसरा नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव क्या है, वो भूमिका थी, अब प्रभाव क्या है। प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक प्रभाव। तो चलते धार्मिक प्रभाव को पढ़ते हैं, क्या है धार्मिक प्रभाव और समझने की कोशिश करते हैं। धार्मिक प्रभाव में भक्ति आंदोलन ने धर्म को आडंबरों से मुक्त कर सरल और मानवीय बनवाया। संतों ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति मंदिरों, यज्ञों, पुरोहितों में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम भक्ति से संभव है। कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे संतों ने बताया कि भगवान हर व्यक्ति के भीतर बसते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि सभी धर्मों का सार एक ही है, सत्य, प्रेम और सेवा। बिल्कुल, इस आंदोलन ने हिंदू धर्म इस्लाम के बीच साझी आध्यात्मिक परंपरा की नींव रखी। और दूसरा पॉइंट है सामाजिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ा। उस समय समाज का ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछूत, वर्ग भेद जैसी बुराइयां व्यापक थी और संतों ने कहा कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। कबीर ने कहा, क्या कबीर ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आप जब एग्जाम में इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दे करके लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। इस आंदोलन में सामाजिक समानता और भाईचारा की भावना फैलाई और इसने महिलाओं को भी सम्मान और भक्ति को मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर दिया, जैसे मीराबाई इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। इसने समाज में निम्न वर्गों की भी आध्यात्मिक जीवन में शामिल होने का अधिकार दिया। तीसरा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। ओके, कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने दोनों धर्मों के अच्छाइयों को मिलकर एक ईश्वरवाद और मानवता पर आधारित नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसने धर्मों के बीच तनाव और कट्टरता को कम किया, जिसने सामाजिक भेदभाव बढ़ा और इस विचारधारा ने बाद में सिख धर्म और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भी योगदान दिया। नंबर 4 है सांस्कृतिक प्रभाव। पॉइंट नंबर 4 है सांस्कृतिक प्रभाव। क्या है सांस्कृतिक प्रभाव की? भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता, प्रेम, करुणा और मानवता की भावना को प्रोत किया। इस आंदोलन से लोक संस्कृति और लोक परंपराएं फली फूली। नृत्य, संगीत और कला क्षेत्र में नई प्रेरणा मिली, जैसे भक्ति संगीत, भजन, कीर्तन, आरती, कव्वाली आदि का विकास हुआ। उत्तर भारत में भजन और कीर्तन तो दक्षिण में भक्ति और गीत कृतियाँ अत्यंत लोकप्रिय हुए। और 5वां है साहित्य प्रभाव। और साहित्यिक प्रभाव क्या है कि भक्ति आंदोलन के कारण भारतीय भाषाओं और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ और संतों ने संस्कृत की बजाय उन भाषाओं में रचना की ताकि आम लोग उन्हें समझ सकें। इस काल में हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती आदि भाषाओं में भक्ति साहित्य के समृद्ध परंपरा बनी। और इसकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, ये रचनाएं को सुनिएगा। प्रमुख रचना क्या है? कबीरदास की साखियाँ और दोहे, तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास के सूरसागर, मीराबाई के भजन, गुरु नानक के गुरुबानी। और इस साहित्य ने भारतीय समाज में भक्ति, नैतिकता और समानता के भाव को गहराई से स्थापित किया। और चौथा पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। क्या है राजनीतिक प्रभाव? चलिए समझते हैं राजनीतिक प्रभाव को। कि राजनीतिक प्रभाव है कि भक्ति आंदोलन ने लोगों को राष्ट्रीय एकता और जागरूकता की भावना उत्पन्न की। इसने विदेशी शासन, विशेषकर मुगल शासक के दौरान भारतीय संस्कृति और पहचान को जीवित रखा। संतों ने शिक्षाओं के बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन नेताओं को भी प्रेरणा दी, जैसे गांधी जी ने कबीर और
तुलसी के विचारों को अपनाया। और 7वां है नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन को ने व्यक्ति आंतरिक शुद्धता, सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा भाव से संदेश दिया। इसने ईश्वर और मानव के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिससे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन कर सके। ओके, ये आपका और निष्कर्ष भी है कुछ यहाँ पे। निष्कर्ष देखिए क्या लिखा हुआ। अगर इस तरह से आप एग्जाम में लिख देते हैं तो मेरा गारंटी है, और मेरी बात मानी, एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास के महान पुनर्जागरण काल था। इसने समाज में अंधविश्वास, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में समानता, सहिष्णुता और प्रेम का भावना उत्पन्न की। भक्ति आंदोलन ने न केवल धर्म और समाज, न कोई दिशा, बल्कि भारतीय संस्कृति की एकता और मानवता को सूत्र में बांधा। और संक्षेप में कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में नई चेतना, साहित्य की नई भाषा और संस्कृति की नई आत्मा दी। यह आंदोलन भारतीय इतिहास की आत्मा बन गई, जिसने वसुदेव कुटुंबकम में विचार का साकार किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 48 में आप देख सकते हैं। 48 क्वेश्चन में क्वेश्चन भी यहाँ लिख दिया हूँ, वैसे आप उसमें देख पाएंगे आप अपना जो है मॉडल पेपर में। फिर भी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अबुल फजल कौन था? मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था? उत्तर दें। परिचय। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रमुख मंत्री और सलाहकार थे। वह विद्वान, लेखक, इतिहासकार, न्यायशास्त्री और दार्शनिक थे। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। उनका मूल नाम अबुल फजल इब्न मौला अकबर था और वे फारसी भाषा में निपुण थे। विद्वतापूर्ण गुण और व्यक्ति, क्या था इसमें गुण और कैसे था इसका व्यक्तित्व, तो देखते हैं। वे अत्यंत विद्वान और बहुभाषी थे। न्यायप्रियता, धर्मशीलता और प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उन्हें समीक्षक, सलाहकार और लेखक के रूप में बहुत महत्व देते थे। मुगल दरबार में योगदान, उसका क्या योगदान रहा? ऐतिहासिक और साहित्यिक योगदान। अबुल फजल ने अकबर के शासन और जीवन के विस्तृत इतिहास लिखा। उनकी प्रमुख कृतियां अकबरनामा है और इसमें अकबर के राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है। यह कृति 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग में ये विभाजित किया गया है, ठीक है। इसका नाम है अकबर के जीवन और युद्ध विवरण, प्रशासनिक प्रणाली और शासन नियम, अकबर की नीति और दर्शन। उन्होंने एहसानुल इकबाल और अकबरी जैसे अन्य रचनाएं भी लिखी, मैंने पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में वो क्या लिखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अकबरी में अकबर के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, सेना, समाज और वर्णन है। और प्रशासनिक और राजनीतिक योगदान में क्या है कि अबुल फजल ने न्याय, कर, सेना, प्रशासन क्षेत्र में अकबर को सलाह दी। उन्होंने महमूदिया और इबादत खाना जैसी संस्थाएं स्थापित करने में मदद की। उन्होंने संगठित प्रशासन को और प्रणाली के लिए सुझाव दिया। उनके मार्गदर्शन से अकबर का शासन कुशल और न्यायपूर्ण बना। और धर्म और सहिष्णुता, क्या है धर्म सहिष्णुता? देखिए यहाँ पे अबुल फजल ने सुलाहे कुल, सर्वधर्म स्वभाव का समर्थ दिया। उन्होंने अकबर का धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इसके फलस्वरूप अकबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। चौथा डी नंबर में लिखा हुआ अकबर ने शासन के वैचारिक आधार। अबुल फजल ने अकबर की नीति का मार्गदर्शन और धर्म न्याय में संदर्भ में व्याख्यात किया। उनकी सलाह से अकबर ने सत्ता का प्रयोग न्याय, भक्ति और सदाचार के लिए किया। उन्होंने प्रशासन और राजनीति के वैचारिक स्थिरता प्रदान की। महत्व और प्रभाव क्या था उनका? महत्व प्रभाव में अबुल फजल रचनाओं के मुगल शासक के दस्तावेजीकरण किया। उनके लेखन में हमें अकबर के साम्राज्य, प्रशासन, समाज और संस्कृति से सटीक जानकारी मिलती है। उन्होंने अकबर के सुलाहे कुल और बहुधर्मीय दृष्टिकोण को अस्थायी रूप दिया। और अबुल फजल ने भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमूल्य योगदान दिया। निष्कर्ष क्या है इसका? देखिए, निष्कर्ष जाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन हिस्ट्री का करवा रहा हूँ, जो आपका मॉडल पेपर 2026 में दिया गया है। इसको देख लें और तरीका सीखें किस तरह से आंसर लिखा जाता है, और उसी बेस में आंसर लिखा हूं आपका, तो इस बेस में आप लिखेंगे तो आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है। अबुल फजल एक महान विद्वान, इतिहासकार और प्रशासक थे। उनका योगदान अकबर के शासन के सशक्त, न्यायिक, सहिष्णु और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने में निर्णायक था। उनकी कृतियां आज भी मुगल शासन और भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अमूल्य स्रोत मानी जाती है। जो कृतियां हैं, जो बनाए हैं, पुस्तक लिखे हैं, आज भी इतिहास जानकार जो है इतिहास लिखते हैं, इनके पुस्तक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 1857 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्रोह में क्या परिणाम हुए? इसके राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया? 1857, ये तो आपको हर हाल में क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। 1857 क्या है भूमिका में? देखिए, 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हुआ पहला व्यापक संघर्ष था।
इससे पहले स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह या गदर भी कहा जाता है। यह विद्रोह उत्तर, मध्य और कुछ दक्षिण क्षेत्र में फैला और ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इसका दूसरा कारण बताया जा रहा है राजनीतिक परिणाम। क्या इसका राजनीतिक परिणाम, देखते हैं आगे। ये देखिए राजनीतिक परिणाम में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए पूरा देखिए आप लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, क्या अंत किया ये? 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण समाप्त कर सीधे शासन की स्थापना की। अब ब्रिटिश प्रशासन में बदलाव, शासन और सैनिक व्यवस्था में सुधार किया गया। भारतीय सैनिकों में भर्ती, अधिकार और संगठन पर कड़ा नियंत्रण लागू किया गया। राजाओं और रियासतों के पुनर्संगठन, निष्ठावान रियासतों को संरक्षण मिला। अब विद्रोही रियासतों को दमन और उनका वश में करना सुनिश्चित किया गया। ये सब 1857 के क्रांति का परिणाम निकला है। सामाजिक परिणाम क्या था कि सामाजिक संरचना पर असर, विद्रोह और दमन में समाज में भय और असमानता बढ़ाई। ब्रिटिश ने धर्म और जाति के आधार पर विभाजन की नीति अपनाई। महिला और ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव, युद्ध और दमन से ग्रामीण क्षेत्र महिला प्रभावित हुई और सामाजिक संरचना कमजोर हुई, लेकिन विद्रोह में सामाजिक जागरूकता बढ़ी। आर्थिक परिणाम क्या हुआ? कृषि और संपत्ति का नुकसान हो गया। गांव और कस्बों का नुकसान पहुंचा। व्यापार और कृषि गतिविधियां प्रभावित हुई। राजस्व प्रणाली में बदलाव हुआ। ब्रिटिशों ने कर वसूली और भूमि व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर दिया। सारा कुछ 1857 के बाद हो रहा है। सैन्य परिणाम, सैनिक भर्ती और नियंत्रण। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना सीमित अधिकार दिए गए। विद्रोही को पुनर्वृत्ति रोकने के लिए सैनिकों को भिन्न समुदाय से भरा गया। और राष्ट्रवाद के विकास का क्या प्रभाव पड़ा कि राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया। विद्रोह ने लोग में स्वराज और स्वतंत्रता की भावना पैदा की गई। इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चिंगारी कहा जाता है। 1857 के बाद लोगों में जागरूकता आई कि अब हमें भारत को आज़ाद करना है। भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम की नींव, और यही नींव रखा गया कि भविष्य में आपको स्वतंत्रता संग्राम मिले। विद्रोह से यह समझा गया कि ब्रिटिश शासन की चुनौती दी जा सकती है। आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस का गठन, असहयोग आंदोलन इसी जागरूकता का फल था। निष्कर्ष क्या निकलता है 1857 का, देखें। निष्कर्ष में है कि 1857 विद्रोह भले ही सैन्य और राजनीतिक रूप में असफल रहा, लेकिन राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता की भावना और ब्रिटिश शासन के विरोधी की चेतना विकसित की और लोगों को जागरूक किया कि हमें भी अब चाहिए आज़ाद भारत। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा गया? संविधान सभा ने भाषा के विवाद के हल करने का क्या रास्ता निकाला? क्या है भूमिका इसका कि भारत स्वतंत्र होने के बाद भाषा को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ और मुख्य रूप से हिंदी उर्दू का विरोधाभास था और उत्तर भारत में हिंदी का समर्थन था, जबकि कुछ क्षेत्रों में यहाँ क्या लिखा हुआ? उर्दू, कुछ क्षेत्रों में उर्दू को प्राथमिकता दी जा रही थी। दक्षिण भारत में कई राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम को आधिकारिक भाषा मानने की मांग की। संविधान सभा का लक्ष्य था कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए सभी भाषाओं को अधिकार सुरक्षित रहे। हल करने के उपाय और निर्णय, ठीक है, क्या निर्णय किया गया इसको देखिए। 10 विस्तृत बिंदु है। अगर आप 10 ना लिखें तो कुछ कम भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना। संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। इसे देवनागरी लिपि में स्थापित किया गया। उद्देश्य था कि पूरे देश में एक साझा भाषा, एक विकास हो ताकि संचार और प्रशासन सरल और प्रभावी बन सके। हिंदी को अपनाने से उत्तर और मध्य भारत के लोग को सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान मिली। दूसरा है अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाना। अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाना गया। ठीक है, क्या लिखा? संविधान सभा ने निर्णय किया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, 15 वर्षों तक, मैंने 50 से 15 वर्ष 1965 तक। इसका उद्देश्य था कि हिंदी पर पूर्ण संक्रमण होने तक सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में कई व्यवधान न आए और अंग्रेजी का यह सहायक रूप धीरे धीरे केंद्र राज्यों में हिंदी व्यापक प्रयोग तक जारी रहेगा। क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण। संविधान सभा ने हर राज्य को अपनी क्षेत्रीय भाषा अपनाने का अधिकार दिया। उदाहरण ने तमिलनाडु तमिल, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़, पश्चिम बंगाल बंगाली। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। कि हिंदी भी होगा और साथ में आप क्षेत्रीय भाषा को अपनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। भाषाओं का समान सम्मान। क्या समान सम्मान है? देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि संविधान सभा ने स्पष्ट किया कोई भाषा किसी अन्य भाषा से श्रेष्ठ नहीं है। सभी भाषाओं को समान सम्मान और अधिकार दिया गया। इससे भाषा को लेकर क्षेत्रीय विवाद और असंतोष कम हुआ।
संक्रमणकालीन व्यवस्था, हिंदी को अपनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे लागू की गई। इससे राज्यों और केंद्रों को समायोजन और तैयारी का समय मिला। अंग्रेजों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों में पहले जारी रहा ताकि संचार और शिक्षा बाधित ना हो। ठीक है, अंग्रेजी जारी रहा, लेकिन फिर इसको धीरे धीरे अंग्रेजी को हटा करके हिंदी किया गया। संवाद और सहमति के मार्ग अपनाना, संविधान सभा ने भाषा के विवादों को सहमति और वार्ता के माध्यम से हल करने का मार्ग चुना। राज्यों और केंद्रों के बीच संवाद और समझौते के आधार पर भाषा नीति अपनाई गई। यह नीति सांस्कृतिक और भाषाई असंतोष को रोकने के सफल रही। और संवैधानिक प्रावधान क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 343, 351 में भाषा नीति के विस्तार में किया गया। क्या किया गया कि अनुच्छेद 343 को थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम करके देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, 44 में भाषा आयोग गठन और सुझाव, 345 में राज्यों के क्षेत्रीय भाषा अपनाने का अधिकार। इससे भाषा विवाद कानूनी रूप से नियंत्रित हुआ। वीडियो को पॉज करें, इसको जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखें, समझने की कोशिश करें, फिर अपनी भाषा में लिख लें इसको। इतना बेहतरीन उत्तर कहीं नहीं मिलेगा आपको। भाषा आयोग की व्यवस्था, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ दें और जो वीडियो डाल रहा हूँ उसको देख करके समझने की कोशिश करें। क्या लिखा हुआ कि भविष्य में हिंदी और अंग्रेजी प्रयोग क्षेत्रीय भाषा का विकास और सुधार में भाषा का आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। और यह आयोग असंतुलित नहीं संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नीति बनाए। और शिक्षा और प्रशासन में हिंदी का प्रयोग, स्कूलों, सरकारी कार्यालयों में हिंदी पढ़ाने और प्रयोग करने की योजना बनाई गई। इससे नई पीढ़ी और प्रशासनिक कर्मचारी हिंदी में दक्ष बने। और यह योजना देशव्यापी एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करती है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता बनाए रखना। संविधान सभा के निर्णय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता बनाए रखना और भाषाई असंतोष से सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विभाजन न उत्पन्न न हो। यह नीति भारत के भाषाई और सांस्कृतिक विधान में एकता का उदार बनी। और निष्कर्ष क्या है इसका, निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष है कि संविधान सभा ने भाषा विवाद को राष्ट्रीय भाषा हिंदी, सहायक भाषा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकार के माध्यम से संतुलित किया, है ना। यह निर्णय संवैधानिक, अस्थायी, संतुलित और राष्ट्रीय एकता पर आधारित था। इससे भारत में भाषाई विवाद का प्रारंभिक समाधान हुआ और भाषा नीति के लिए अस्थायी ढांचा तैयार हुआ। इससे नीति ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक समरसता और सांस्कृतिक सम्मान सुनिश्चित किया। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे ये बताना है आपको। परिचय दे रहा है पहले कृष्णदेव राय के बारे में। विजयनगर साम्राज्य का तृतीय और सबसे प्रमुख सम्राट थे। उन्हें तुलनात्मक रूप से महानतम शासक माना जाता है क्योंकि उन्होंने साम्राज्य को राजनीति, आर्थिक, सैन्य, संस्कृति सर्वोच्च स्थिति में पहुंचाया। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता क्या था उनका, केंद्र राज्य को सशक्त प्रशासन। कृष्णदेव राय ने राज्य के सभी विभागों में कड़े और कुशल प्रशासन की व्यवस्था की। उन्होंने साम्राज्य को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया और संबंधों में परिणता। उन्होंने देवगिरी, तर्मलिप्तु और गोलकुंडा जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ संतुलित नीति अपनाई और सिंधु, महाराष्ट्र और तेलंगाना क्षेत्र में उन्नति। उनकी नीति सफल रही। स्थिरता और कानून व्यवस्था, क्या स्थिरता कानून व्यवस्था बनाई उन्होंने कि उनके शासन में साम्राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रही, कानून और न्याय का पालन किया गया। और सैन्य क्षमता पर विजय और सैन्य संगठन और शक्ति, मतलब सभी तरह से चारों तरफ से कृष्णदेव राय ने बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया। कृष्णदेव राय ने विजयनगर की सेना का कुशल, अनुशासित और शक्तिशाली बनाया। उन्होंने सेना के गन, हाथी और घुड़सवार सेना का बेहतर उपयोग किया। और महत्वपूर्ण युद्ध और विजय, उनके शासनकाल में रक्तपात और युद्ध के विजय नगर का प्रभुत्व बना और रायडू और बर्बर सुल्तानों से सफल युद्ध किए और दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के अधीन आए। सुरक्षा और साम्राज्य में विस्तार, क्या सुरक्षा साम्राज्य में विस्तार किए कि कृष्णदेव राय ने साम्राज्य में सीमाओं को सुरक्षित किया और कई क्षेत्र जोड़े। दक्षिण और पूर्वी भारत में विजयनगर साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया। और आर्थिक विकास, कृषि और भूमि सुधार, क्या किए कृषि सुधार में कि कृषकों के लिए सुविधाएं दी, भूमि के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया, सिंचाई के साधनों और जल निकासी का प्रावधान दिया। व्यापार और वाणिज्य विकास, व्यापार में भी विकास किए उन्होंने। विदेशी व्यापार, समुद्री मार्ग, बंदरगाह विकसित किए। विदेशियों से व्यापारिक संबंध बढ़ाए जिससे राज्य की धन आय में वृद्धि हो गया। ठीक है। कर व्यवस्था और राजस्व नीति, किसानों और व्यापारियों के लिए नियमित और संतुलित कर नीति अपनाई और राज्य की आमदनी स्थिर और व्यापक बनाई। और सांस्कृतिक धार्मिक योगदान क्या दिया कि भाषा और साहित्य को संरक्षण दिए। क्या दिए कृष्णदेव राय, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य को संरक्षण थे। उन्होंने
अष्ट दिग्गज कवियों को अपने दरबार में निमंत्रित किया और उनके शासनकाल में रामभद्र, अतीश, नरसिंह दास जैसे कवि प्रसिद्ध हुए और धार्मिक सहिष्णुता क्या अपनाए कि उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान किया, मंदिर निर्माण और धार्मिक उत्सवों को बढ़ाया। आगे है नेक्स्ट पॉइंट में कला और वास्तुकला का विकास। क्या किए कला में? विजयनगर शैली की मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला को उन्होंने प्रोत्साहित किया। हंस मंदिर, वीरभद्र मंदिर, हजारों छोटे छोटे मंदिर उनकी महानता का प्रतीक है। छोटे छोटे मंदिर जो है उनकी महानता का प्रतीक है। इतने महान काम किए तभी तो इसको महान बोला गया। सामाजिक सुधार में क्या किए कि जन कल्याणकारी योजना, कृषकों, व्यापारियों और सामान्य जनता के लिए सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की, जल आपूर्ति, सड़क मार्ग और शहरों के विकास किया और सामाजिक एकता में विभिन्न जाति, धर्म और वर्गों की समानता और सहयोग नीति अपनाई। क्या है इसका निष्कर्ष? देखते हैं। निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि महानतम शासक के रूप में गौरव कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक और समाजीकरण को ऊंचाई प्रदान की और उनका शासन समृद्ध, न्याय प्रिय, शक्तिशाली और सांस्कृतिक संपन्न था, इसलिए उन्हें विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 52 में क्या है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर दें। पहला, जैसे कि भूमिका, क्या भूमिका? देखते हैं कि नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून और कर विरोध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष करना था। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। क्या राजनीतिक प्रभाव? ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीधे संघर्ष की शुरुआत। नमक कानून के विरोध में आम लोगों ने सरकारी कानून तोड़ा। यह दिखाया कि ब्रिटिश कानून का पालन करना आवश्यक नहीं है। देश भर में असहयोग और जागरूकता फैलाना और भारत के सभी हिस्सों में आंदोलन फैल गया और छोटे गांव और बड़े शहर दोनों लोगों ने अंग्रेजों के विरोध में भाग लिया कि हम विरोध करते हैं अंग्रेज का, और ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। अब क्या राष्ट्रीय एकता में देखिएगा कि विभिन्न धर्म, जाति और वर्ग के लोग एकजुट हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, अन्य समुदाय ने सामूहिक संघर्ष किया और सामाजिक प्रभाव में है कि सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ। सामान्य लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। महिलाओं, युवाओं ने भी सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी दिखाई। ठीक है, ये सब किसके कारण? सब गांधी जी के कारण हो रहे हैं। आगे देखिएगा महिलाओं की भागीदारी। कई महिलाओं ने नमक बनाने और आंदोलन में सक्रिय समर्थन दिया। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला, आम जनता से साहस और आत्मविश्वास। यह आंदोलन जनता को अहिंसात्मक विरोध और धैर्य सीख देता है। और चौथा यहाँ पर लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हुआ? विश्व में भारत की छवि मजबूत हो गई। गांधी जी को शांतिपूर्ण आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के उजागर किया और भारत को स्वतंत्रता की मांग विश्व स्तर पर जानी गई और ब्रिटिश शासन पर दबाव बन गया। अब जो है विदेशों में हमारे डिमांड जो है वहाँ तक पहुँच गया कि भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। अब जो दबाव किस पर पड़ रहा है? ब्रिटिश शासन पर दबाव पड़ रहा है। क्या दबाव है कि वैश्विक स्तर पर ब्रिटिश सरकार नैतिक आलोचना हुई। इससे अंग्रेजों को सुधार और वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा और आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध हुआ। नमक पर कर, गरीब जनता को पीड़ा दी जा रही थी। सत्याग्रह ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का लोक विरोध उत्पन्न किया। स्वदेशी प्रचार, लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्थानीय उत्पादों का समर्थन किया और आंदोलन की रणनीति और नव विचार। क्या था नवा विचार? कि अहिंसा और सत्याग्रह का मॉडल। नमक आंदोलन ने दिखाया कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध से भी ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से भी ब्रिटिश शासन को क्या दिया जा सकती है? चुनौती जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गांधी जी का जितना भी आंदोलन सब शांतिपूर्वक। जन आंदोलन के नेतृत्व में शक्ति। गांधी जी ने लोकतांत्रिक और गैर हिंसात्मक नेतृत्व को मिसाल दी। जन समर्थन का महत्व किया। आंदोलन ने दिखाया कि जनता का व्यापक समर्थक किसी भी आंदोलन को क्या कर सकती है? सफल बना सकती है। किसी भी आंदोलन को सफल बना सकती है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दीर्घकालीन प्रभाव। क्या दीर्घकालीन प्रभाव है? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस का नेतृत्व और संगठन मजबूत हुआ। सत्याग्रह से कांग्रेस का संपूर्ण भारत में जन आंदोलन का नेतृत्व दिलाया और स्वतंत्रता संग्राम की गति में वृद्धि। और क्या वृद्धि हुई? कि नमक सत्याग्रह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन गांधी के नेतृत्व में और अधिक तेजी आ गई। यह भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य आंदोलन के लिए प्रेरणा बन गया। निष्कर्ष क्या है? कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनात्मक बदलाव लाया। इसने
जन भागीदारी, अहिंसात्मक संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना और मोड़ा था। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना की ओर मोड़ दिया गया था। और गांधी जी का जो सत्याग्रह था ये लोगों में चेतना जगाया, किस लिए? स्वतंत्र भारत के लिए। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हिस्ट्री का था, जिसको मैंने करवा दिया। इसको आप देखें, इसको लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह के लॉन्ग या कुछ सवाल जवाब करवाते हुए आपको। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।